चलो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताओगे मेरे को? Basically, हमें why do we want to move to cloud is because first is it's a scalable model. जितना आपको चाहिए according to your age you can scale it. Like if today if the demand is high, I can add more resources without adding new hardware or without buying new hardware to it, because I don't want to get into a hassle. I can simply go ahead and increase asks to like if I'm getting it from a service provider, then just it's simple that way. And second is it's a pay as you go model, so you pay for what you use. uh, तो आपका वहाँ पे you save on the cost. जस्ट So लाइक ऑन डिमांड, correct, on demand, ना? right? जितना आपको डिमांड है उतना आपको मिल जाता है। Correct, बट ऑन प्रेमिसेस में ऐसा नहीं है कि हमें हमें इतना डिमांड है बट हमने उससे ज्यादा रिसोर्सेज परचेज कर लिया, अब वो अनवेस्टेड हो जाते हैं, correct, है ना? correct, चलो, correct. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन अभी हम समझेंगे। आपने जो बोला है वो डिफरेंट चीज है, अभी हम बात करेंगे एक्चुअल में है क्या ये, ठीक है? ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना हाँ संजय? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप परेशान नहीं होने का, अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं बात ये कर, एक्चुअली ये लो सिस्टम रिसोर्सेज में अफेक्ट योर सही अमेज। अच्छा, मेरे सिस्टम पे ओके, सॉरी, गो अहेड। चलो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन अभी हम समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर्स क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंप्यूटर, एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन में बोलना है, व्हाट इज द कंप्यूटर। इट्स एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस मुझे पुट अप नहीं करने चाहिए थे, बट हमें क्लाउड कंप्यूटिंग अंडरस्टैंड करना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सारी चीजें। इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नो, इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बात खत्म। करेक्ट। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप किसी भी लैपटॉप को ले लो या डेस्कटॉप को ले लो, अगर वो ऑन नहीं है, अगर वो ऐसे ऐसे रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है? राइट। अब आपने एक वर्ड और मार्केट में सुना है, कंप्यूटिंग। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग क्या है? जब हम किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करके और उस पर डेटा प्रोसेसिंग करने लग जाते हैं, या उस पर डेटा मैनिपुलेशन हम स्टार्ट करते थे, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। करेक्ट। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है? अब हमें समझना है क्लाउड क्या है। तो क्लाउड को समझने के लिए हमें कम से कम 35 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटिंग के कितने मॉडल्स हैं आपके आईटी इंडस्ट्रीज में। कंप्यूटिंग के मॉडल्स के बारे में पहले बात करेंगे, ओके। ठीक है? तो कंप्यूटिंग की जो सर्विस है, एक्चुअल में हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है? कंप्यूटिंग करने के लिए, है ना? डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, एप्लीकेशन चलाने के लिए, ये सारी चीजें कंप्यूटिंग का पार्ट होता है। अब ओके। आपके आईटी इंडस्ट्रीज में टोटल क्लाउड कंप्यूटिंग के, सॉरी, कंप्यूटिंग मॉडल्स के 5 पार्ट्स अवेलेबल है, 5 मॉडल्स अवेलेबल है कंप्यूटिंग के। पहला क्या आता है? पहला है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, सबसे फर्स्ट मॉडल है ये। सेकंड मॉडल आपका क्या है? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। थर्ड आपका यहां पर आता है क्लस्टर कंप्यूटिंग। और फोर्थ आपका आता है यहां पर ग्रिड कंप्यूटिंग। और फिफ्थ आपका यहां पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आपने देखा ना, फॉर एग्जांपल कोई भी मार्केट में फोन आता है तो उसके मॉडल्स होते हैं ना, जैसे आईफोन 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, जस्ट लाइक, है तो सारे फोन ही आईफोन ही। ऐसी सारे कंप्यूटिंग है, बट इनके मॉडल्स हैं, और सबसे लेटेस्ट मॉडल जो है मार्केट में, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का चल रहा है। क्लियर? ओके। हाँ जी। तो एक एक करके समझेंगे, डेस्कटॉप क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, और क्लाउड क्या होता है, ठीक है? थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं।
आप जरा सा याद करिए, जब स्टार्टिंग आपके आईटी इंडस्ट्रीज में स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, तो उस टाइम पे कंप्यूटर को हम किस तरीके से यूज करते थे स्टार्टिंग में जब आया था? आपने बुक में पढ़ा होगा या आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, है ना? और उस कंप्यूटर से अगर हमें कंप्यूटिंग की सर्विस गेट करनी है तो आपको कंप्यूटर के फ्रंट में अवेलेबल होना पड़ता था। ऐसा नहीं होता था कि आपका कंप्यूटर दूसरे रूम पे है और आप किसी दूसरे लोकेशन से बैठकर उस कंप्यूटर की कंप्यूटिंग की सर्विस को आप गेट करते थे। ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्या था कि अगर आपको उस कंप्यूटर से कंप्यूटिंग की सर्विस लेनी है तो आपको कंप्यूटर के सामने अवेलेबल होना पड़ता था। क्लियर? इसका मतलब हमें डेस्क में बैठकर ही कंप्यूटिंग की सर्विस हम ले पाते थे। तो इस कंप्यूटर के बिहेवियर को देखते हुए इसका नाम क्या रखा गया? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? और ऐसा नहीं है कि ये मॉडल्स बंद हो गया, आज भी ये मॉडल्स आपके आईटी इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, आप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो। मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूं, मैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग अभी यूज कर रहा हूँ। इवन यहाँ तक कि अगर आप अपनी कंपनी के डेटा सेंटर के अंदर जाके किसी भी सर्वर को अगर आप फिजिकल कीबोर्ड माउस लगाकर अगर आप लॉगिन करते हैं तो उस टाइम पर आप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग की सर्विस को गेट कर रहे हो। क्लियर? चलो, अब डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का ड्रॉबैक क्या था? इसका एक ड्रॉबैक था, इसी की वजह से नेक्स्ट मॉडल आया। और इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि आप रिमोटली लोकेशन से एक्सेस नहीं कर पाते थे। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। तो इस ड्रॉबैक को रिकवर करने के लिए नेक्स्ट मॉडल आया, और नेक्स्ट मॉडल क्या था? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या था? देखो, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर आपका ये है, और एक कंप्यूटर आपका ये है, और एक कंप्यूटर आपका ये है। तो इस कंप्यूटर में हमने सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया और ये तीन हमारे क्लाइंट सिस्टम हो गए, और तीनों के तीनों क्लाइंट्स क्या हो गए? सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए। तो हम जनरल लेवल में अगर हम सर्वर किसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो जो भी सर कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर कहलाता है, और जो भी कंप्यूटर सर्विस ले रहा होता है वो क्या होता है? क्लाइंट कहलाता है। ठीक है? राइट। तो यहाँ पर देखो, क्लाइंट के कंप्यूटर और सर्वर के कंप्यूटर मिलकर यूज हो रहे हैं। तो इस बिहेवियर को देखते हुए इसका नाम क्या रखा गया? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, जो आज भी हमारी आईटी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है ना? तो पहले वाले का ड्रॉबैक क्या था? रिमोटली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। वो ड्रॉबैक आपका यहाँ पे आके रिकवर्ड हो गया। मतलब अब हम इस कंप्यूटर को यहाँ से बैठ के रिमोटली एक्सेस कर लेते। क्लियर? राइट। चलो, अब अगला मॉडल आया क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो अब क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या था देखो, तो उससे पहले बात करते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का ड्रॉबैक क्या था। तो जैसे आपके पास अभी 3 क्लाइंट्स हैं, अब फ्यूचर में क्या हुआ? और भी क्लाइंट्स आपके बढ़ने लगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके इंक्रीज होने लगे। ये देखो, लेकिन आपका जो सर्वर था वो अभी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ लगा हुआ है। मान लो हमने सर्वर 2 साल पहले लगाया था 32 GB रैम के साथ, आज भी ये 32 GB रैम के साथ है। हमारे क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो सर्वर क्या हो जाएगा? बॉटलनेक हो जाएगा, बहुत सारी हीटिंग आएगी, राइट। रिसोर्सेज बिजी हो जाएंगे, हो सकता है हैंग हो जाए, हो सकता है रीबूट हो जाए, है ना, ऑटोमेटिक। तो उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ता था? हमें डाउन टाइम मांगना पड़ता था क्लाइंट से कि हमें डाउन टाइम 1 घंटे का हम डाउन टाइम दे रहे हैं, हम सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये डाउन टाइम अगर आप जब लेते थे तो आपका बिजनेस इंपैक्ट पड़ता था, आपका बिजनेस उस टाइम पे डाउन रहता था। तो आपने देखा होगा आज से 10 साल या 15 साल पहले वेबसाइट डाउन हुआ करती थी, गूगल की भी हुआ करती थी, है ना, आईआरसीटीज भी होते थे, बहुत सारे होते थे, बट आज आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? क्यों नहीं मिलती है? राइट। क्योंकि अब हम लोग ना क्लस्टर कंप्यूटिंग की तरफ मूव कर चुके हैं। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है देखो, अगर हमारे क्लाइंट्स बढ़ भी रहे ना तो हम डाउन टाइम नहीं लेते, हम उसके पैरेलल पे सर्वर्स लगाते हैं, उसके पैरेलल पे सर्वर्स लगाएंगे। जो एप्लीकेशन इस पे कॉन्फ़िगर थी सेम एप्लीकेशन को यहाँ भी कॉन्फ़िगर करेंगे, सेम एप्लीकेशन को इसके ऊपर भी कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लियर? हाई अवेलेबिलिटी। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम ऊपर पे लोड बैलेंसर लगाते हैं, क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में हम क्या लगाते हैं? लोड बैलेंसर लगा देते हैं। और
हमने क्लाइंट्स को क्या करना है, क्लाइंट्स को लोड बैलेंसर का एड्रेस देते हैं कि आप लोग लोड बैलेंसर पे आइए। सारे क्लाइंट्स लोड बैलेंसर पे आते हैं और लोड बैलेंसर के पीछे सर्वर रजिस्टर्ड होता है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। तो अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे 3 सर्वर मिलकर ना एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 सर्वर मिलकर एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा बोलो कि 3 सर्वर मिलकर एक सर्वर जैसा काम कर रहे हैं। तो दैट इज अ क्लस्टर। क्लस्टर हम इसी को बोलते हैं ना, समूह। बहुत सारे सर्वर एक ही सर्वर जैसा काम कर रहे हैं, दैट इज अ क्लस्टर। तो इससे बेनिफिट्स क्या हुआ कि कल को अगर हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज भी हो रहे हैं ना, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। हमें यहाँ पर अपने सर्वर्स पैरेलल पे बढ़ाते जाना है और एप्लीकेशन की कॉपी करते जानी, बस हो गया। और इनको लोड बैलेंसर पे ऐड करते जाना है, तो ऑटोमेटिक लोड जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो डाउन टाइम की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई कब? क्लस्टर कंप्यूटिंग के आने से। क्लियर? हाँ जी। चलो अब बात करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग क्यों आया। तो ग्रिड कंप्यूटिंग आने का मतलब क्या था? देखो फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर आपका लगा है नोएडा के अंदर। ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर आपका नोएडा पे लगा है। अगर नोएडा में कोई डिजास्टर रिकवरी हो जाता है, फॉर एग्जांपल कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो आपका पूरा सेटअप गया, कोई बैकअप नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके ये क्लस्टर भी तो वहीं लगे हुए हैं ना नोएडा में। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से सारे के सारे लॉस हो जाते हैं। तो इस नेचुरल लॉस होने, ये जो लॉस हो रहा है ये आपका एक ड्रॉबैक हो गया। इस ड्रॉबैक को रिकवर करने के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग आया। अब ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता था, ये पूरा का पूरा सेम सेटअप मैंने सिंगापुर पे लगा दिया। सेम सेटअप, क्लाइंट्स एंड लोड बैलेंसर एंड क्लस्टर। ऐसे ही मैंने सेम सेटअप यूके पे लगा दिया। एक सेटअप मैंने सिंगापुर पे लगाया, एक यूके पे लगाया, और मैंने क्या किया, यूके पे लगा दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर नोएडा को मैंने सिंगापुर से कनेक्ट किया, सिंगापुर इसको मैंने यूके से कनेक्ट किया, और ऐसे कनेक्ट कर दिया तीनों को। तो अगर आप फिजिकल देखें तो ये ग्रिड बन गया। क्या बन गया? ग्रिड। ग्रिड नेटवर्क बन गया। तो इससे बेनिफिट्स क्या होता है कि कल को अगर नोएडा में कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है तो सारी की सारी ट्रैफिक सिंगापुर शिफ्ट हो जाएगी और सिंगापुर डेटा सेंटर से रिस्पॉन्स होने लगेगा, है ना। यहाँ पे भी सारे क्लस्टर हैं, यहाँ पे भी क्लाइंट्स है और यहाँ पे भी लोड बैलेंसर है। और कल को अगर सिंगापुर भी में भी कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है, फॉर एग्जांपल एशिया में ही कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो यूके ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, डीआर का कॉन्सेप्ट हमें मिल गया, डिजास्टर रिकवरी। कब मिला? ग्रिड कंप्यूटिंग के आने से। क्लियर? हाँ जी। चलो अब हम समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप समझना चाहते हो तो एक बार आप थोड़ा सा 5 मिनट और दे दो इंटरनेट को। इंटरनेट की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? अगर आप इंटरनेट के पिक्चर को समझ जाओगे तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग समझने में आपको बहुत इजी हो जाता है। तो इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी आपकी यूएसए से। तो यूएस में क्या था, देखो यूएस में कॉलेज की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी 1, यूनिवर्सिटी 2 एंड यूनिवर्सिटी 3। तो अब इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी में क्या होता था, देखो इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि यहाँ पर ना प्रोफेसर्स होते थे और वो लोग क्या करते थे, एक डेस्कटॉप कंप्यूटिंग को यूज करते थे और डेवलपमेंट किया करते थे। यहाँ पर एक डेवलपर हो गया, एक प्रोफेसर हो गया, यहाँ पर एक प्रोफेसर हो गया, और ये लोग क्या करते थे, डेवलपमेंट करते थे। लेकिन डेवलपमेंट करने के बाद ये लोग सोचते थे कि हम इसका यूज केस कहाँ पे करें। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर यूएस की आर्मी थी, डिफेंस थी, उन्होंने सोचा कि हम अपने डिफेंस को ये एप्लीकेशन दे देते हैं, जो भी हम बना रहे हैं ये लोग अपना यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सामने ये आता था कि ये यूनिवर्सिटी जो है इस डिफेंस से 1000 किलोमीटर दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है। तो सबसे पहले इनको फिजिकल कनेक्टिविटी करनी थी। तो फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने ARPANET को प्रोजेक्ट दिया। ARPANET तो आपने से सुना होगा? नहीं। कोई नहीं। 1969 पे ये प्रोजेक्ट 1969 में स्टार्ट हुआ और इस प्रोजेक्ट का टास्क क्या था
कि ये वाली यूनिवर्सिटी को इस यूएस की डिफेंस के साथ फिजिकली कनेक्ट करना है, सबको आपस में फिजिकल कनेक्ट करना है वाया फाइबर केबल। तो फिजिकली कनेक्टिविटी बन गई यहाँ पर, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी होने के बाद इनकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो उसके लिए आपको कोई सर्विस चाहिए, है ना। तो अब क्या हुआ, 1971 पे इन्होंने एक ईमेल की सर्विस को इंट्रोड्यूस किया, और ये लोग ईमेल की सर्विस को यूज करते हुए आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे 1971 में। जो हम ईमेल की सर्विस आज यूज करते हैं ये 1971 पे आया था। क्लियर। लेकिन ईमेल की सर्विस जो होती है ना, ये एक प्रकार से अगर आपने ईमेल सेंड करते हो तो लोगों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोग, कितनी पब्लिक है, तो इतने सारे लोग को तो हम ईमेल कर देंगे नहीं। अगर हमने कोई नया इंफॉर्मेशन दिया आईटी इंडस्ट्री को, या मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, कोई नया एप्लीकेशन बनाया, तो मैं कभी किसी को मेल तो करूंगा नहीं इतने सारे लोगों को, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट होता था अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में वाया ईमेल। तो उसके लिए क्या हुआ, ARPANET ने 1991 पे इन्होंने वेब सर्विस इंट्रोड्यूस करके दिया। वेब सर्विस जो आज यूज करते हैं हम लोग, वेब सर्विस। तो वेब सर्विस के आने से क्या हुआ, वेब सर्विस के आने से क्या हुआ, ये वाली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक वेब सर्वर लगाया और इसके ऊपर एक होस्टिंग कर दी, और जो भी डेवलपमेंट करते थे ये होस्टिंग पे सेव कर देते थे, और उसका एक यूआरएल बना दिया और सबको शेयर कर दिया। और इनको बोला कि हम जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी डेवलपमेंट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए अब हम आपको ईमेल नहीं करेंगे, आप हमारे यूआरएल पे जाकर डे बाय डे आप हिट करके देख लिया करिए, आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये ज्यादा बेस्ट समझ में आया लोगों को। क्लियर। जिस तरीके से गूगल कोई भी चीजें अगर अपने डेटाबेस में अपलोड करता है तो वो हमें ईमेल नहीं करता, हम गूगल के पास जाके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जस्ट लाइक, है ना। उसी के साथ साथ इन्होंने इस सर्विस को मेड एज अ पब्लिक भी कर दिया। इन्होंने वेब सर्विस को क्या किया, मेड एज अ पब्लिक। अब ये मेड एज अ पब्लिक क्या है, तो मेड एज अ पब्लिक का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी बंदा अपना वेब सर्वर लगाकर हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये मतलब हुआ इस वर्ड का। तो यहां पर एक गूगल नाम की कंपनी थी, यहां पर एक गूगल नाम की कंपनी है, और एक गूगल नाम की कंपनी ने अपना वेब सर्वर लगाया और इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर एक ऑरेकल नाम की कंपनी है, उसने भी अपना वेब सर्वर लगाया और इनके साथ कनेक्ट हो गया, इनके नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर एक फेसबुक नाम की कंपनी है, यहाँ पर एक फेसबुक नाम की कंपनी है, इसने भी अपना वेब सर्वर लगाया और इन नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर एक SCL नाम की कंपनी है, उसने भी अपना वेब सर्वर लगाया, इनके साथ कनेक्ट हो गया। याहू नाम की कंपनी ने अपना वेब सर्वर लगाया, कनेक्ट हो गया। SCL ने लगाया, कनेक्ट हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे लोग इनके साथ कनेक्ट होते गए। ये जो नेटवर्क था यूएस से यूरोप चला गया, यूके चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, जर्मनी चला गया, एशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, सिंगापुर से मुंबई आ गया, दिल्ली आ गया, और आज अब देखें तो हर एक गांव गांव में सब लोग कनेक्टेड है इनके साथ। क्लियर। हाँ जी। तो ये बेसिकली इंटरनेट की हिस्ट्री है ना। इस इंटरनेट की हिस्ट्री की वजह से हम क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा इंटरनेट है, आप एग्री करते हो। हाँ जी। अब इंटरनेट के अंदर हर एक कंपनी अवेलेबल है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये कंपनी नहीं है ना। तो इंटरनेट के अंदर एक Amazon नाम की कंपनी है, इंटरनेट के अंदर एक आपको माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी मिलेगी, इंटरनेट के अंदर एक आपको गूगल नाम की कंपनी मिलेगी, इंटरनेट के अंदर एक आपको SCL नाम की कंपनी मिलेगी, इंटरनेट के अंदर आपको ऑरेकल नाम की कंपनी मिलेगी, आपको विप्रो नाम की कंपनी मिलेगी। हर एक कंपनी आपको अवेलेबल मिलेगी। क्लियर। ये सारी कंपनी के पास अपने फिजिकल डेटा सेंटर ऑलरेडी हैं। Amazon के पास भी है, माइक्रोसॉफ्ट के पास भी है, गूगल के पास भी है, एंड विप्रो के पास भी है, SCL के पास भी, सबके पास फिजिकल डेटा सेंटर है। क्लियर। अब
NIST का नाम सुना है आपने? NIST नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो NIST एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आईटी में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस के हो, चाहे हार्डवेयर के हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबको रूल्स डिजाइन करके ये एनआईएसटी देती है। मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं मार्केट में, किस तरीके से एसएलए होगा, क्या कंप्लाइंस होगा, क्या सर्विस लेवल एग्रीमेंट होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, ये सारे रूल्स एनआईएसटी बनाकर देती है, चाहे आईटी के कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। जिस तरीके से हमारे इंडिया को रूल्स सुप्रीम कोर्ट डिजाइन करके देता है ना, हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है, जस्ट लाइक। तो एनआईएसटी ने क्या किया, एनआईएसटी ने सारी कंपनी के साथ मीटिंग की, अमेजोन के साथ मीटिंग की, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल, विप्रो, सबके साथ मीटिंग की। इन्होंने एक ऑफर दिया सबको। ऑफर क्या था कि आप लोगों का जो भी डेटा सेंटर है, उस पे जो भी फिजिकल स्पेस है या लॉजिक स्पेस है, आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने अनयूज कैपेसिटी को आप रेंट में दे सकते हो। ऐसा ऑफर दिया इन्होंने। पहले ये चीज नहीं होती थी। पहले एचसीएल ने अपना डेटा सेंटर लगाया तो अपने लिए ही यूज कर रहा है, ओरेकल ने अपना डेटा सेंटर लगाया तो अपने लिए ही यूज कर रहा है। लेकिन अब इन्होंने, एनआईएसटी ने एक ऑफर दे दिया कि आप लोग अपने डेटा सेंटर का अनयूज कैपेसिटी को आप रेंट में दे सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा ऑफर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये लोगों ने क्या किया, अपने डेटा सेंटर को रेंट में देना स्टार्ट कर दिया और उससे पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। तो लॉजिकली अगर हम देखें, तो अपने डेटा सेंटर को हम रेंट में दे रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस है। क्या है ये? एक बिजनेस हुआ। क्लियर? हाँ जी। तो एनआईएसटी ने इस बिजनेस का नाम रखा, एनआईएसटी ने इस बिजनेस का नाम दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ द बिजनेस। ये एक बिजनेस है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो हम अगर हम क्लाउड की डेफिनेशन निकालें तो क्लाउड की डेफिनेशन क्या निकलती है पता है? किसी भी कंप्यूटर को अगर आप रिमोटली एक्सेस करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्लाउड। किसी भी कंप्यूटर को अगर हमने रिमोटली एक्सेस किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्लाउड। तो आप मुझसे बोलोगे सर, हम तो 20 साल से ये काम कर रहे हैं, हमारी ओरेकल कंपनी ने फिजिकल डेटा सेंटर लगाया है और हम लोग उसको रिमोटली एक्सेस करके काम करते हैं, हम कभी डेटा सेंटर के अंदर नहीं जाते। क्लियर? इवन यहां तक कि आप इंडिया से बाहर चले गए तो आप वहां से भी रिमोटली एक्सेस करते हो। तो फिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम पर ओरेकल कंपनी जो डेटा सेंटर लगाती थी, वो सिर्फ अपने लिए लगाती थी, वो किसी को रेंट में नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं कर रही थी कि विप्रो को रेंट पे चाहिए तो ओरेकल ने दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये टर्म्स था ही नहीं। एनआईएसटी ने ये प्रोडक्ट आपको 10 से 15 साल पहले ही आपको दिया है। तो ये बिजनेस आपका ज्यादा 10 से 15 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला अमेजोन था। राइट। तो अमेजोन की अगर हम बात करें ना, तो अमेजोन के पास जब एनआईएसटी ने ये ऑफर दिया था, तब अमेजोन के पास आईटी का कुछ भी नहीं था। तो अमेजोन ने क्या किया, अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर लगाकर और उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ये बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आया, देन उसके बाद गूगल आया, और धीरे धीरे बहुत सारे, आज आप देखोगे तो 70+ क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो ये बिजनेस को कर रहे हैं। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या मैं भी इनके जैसा क्लाउड प्रोवाइडर बन सकता हूं? तो बिल्कुल आप भी बन सकते हो। तो 2 मिनट आगे एक बार नजर मारते हैं कि ये लोग बैकग्राउंड में ये लोग करते क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे भी क्लाउड प्रोवाइडर बनना है, जैसे अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है। अब मैंने बोला कि मेरे लैपटॉप में 12 GB रैम है और 500 GB हार्ड डिस्क है, ठीक है। अगर मैंने अपने लैपटॉप में विंडो 10 इंस्टॉल किया,
तो क्या गारंटी है कि 12 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है? कोई गारंटी है? नहीं। नहीं ना। अगर मैंने कोई गेम भी खेलूं तब भी 12 GB रैम यूज नहीं होता। राइट। तो अगर मैंने विंडो 10 को इंस्टॉल किया और उस पर कुछ एप्लीकेशन रन करता हूँ, पता लगता है कि सिर्फ 2 GB रैम यूज हो रहा है, तो 10 GB कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है ना। करेक्ट। लेकिन आपने वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, VMware ओपन स्टैक, KVM, Oracle का वर्चुअल बॉक्स, है ना। करेक्ट। तो अगर मैंने VMware को इंस्टॉल कर दिया तो VMware क्या करता है कि वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि आपके हार्डवेयर को नंबर ऑफ वर्चुअल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, अगर आपने वर्चुअलाइजेशन को इंस्टॉल किया हार्डवेयर के ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर VMware इंस्टॉल किया और देन उसके बाद मैंने क्या किया, छोटे छोटे VMs क्रिएट कर लिए। मैंने छोटे छोटे VMs क्रिएट कर लिए, और देखा जाए तो मैंने एटलीस्ट 10 VM तो क्रिएट कर ही सकता हूँ 12 GB में, है ना। 2 GB बेस मशीन को दे दो और बाकी 2-2 GB के वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर लो। करेक्ट। उसके बाद मैंने हर एक VMs को ना 10-10 GB या 20-20 GB की हार्ड ड्राइव दे दी। देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक डेवलपर को पकड़ा और मैंने डेवलपर को पकड़ के एक ERP बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करवा दिया। उसके बाद क्या किया मैंने GoDaddy पे गया और एक डोमेन परचेज कर लिया मैंने अपने नाम से। मैंने एक डोमेन परचेज कर लिया। देन उसके बाद क्या किया मैंने, एक सर्वर लिया और इस पे वेबसाइट होस्टिंग कर दी। और वेबसाइट की होस्टिंग मैंने सर्टिफिकेट वगैरह लगाकर यहाँ पे होस्टिंग कर दी, https://www.sanjaydai.com। क्लियर? हाँ जी। और ये वेब सर्वर कहीं ना कहीं मैंने ERP बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू ये क्या कर रहा है, इस हार्डवेयर को लिंक कर रहा है। ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने दोस्तों को बोला कि ये URL मैंने बनाया है और आप लोग इस URL पे जाइए, अपने सिस्टम पे ये URL को ओपन करिए और अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देके आप अकाउंट क्रिएट करिए। और अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप लॉगिन करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको ये सारे VMs आपको नजर आएंगे। क्लियर? और मैंने उनसे ये भी बोला कि अगर आप कुछ स्टेप फॉलो करोगे तो ये VMs आप एक्सेस भी कर लोगे और इसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशंस को रन भी कर सकते हो। राइट? तो अगर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया तो मैं एक क्लाउड प्रोवाइडर हो गया और ये सारे मेरे कस्टमर हो गए। राइट। तो Amazon ने भी बैकग्राउंड में यही किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही किया है, गूगल ने भी यही किया है, ऑरेकल ने भी यही किया है। सिर्फ डिफरेंस उनमें और हम में डिफरेंसेस ये है कि वो लोग एक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं और हमारे पास एक सिंगल सा लैपटॉप है, इसलिए हम इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? हाँ जी। चलो, अब बात आती है, अगर मुझे Amazon की तरह बनना है या माइक्रोसॉफ्ट की तरह बनना है तो क्या मैं बन सकता हूं? तो 2 मिनट और टाइम दीजिएगा मुझे। देखो, अब मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि मुझे ना 20 GB की वर्चुअल मशीन चाहिए, तो क्या मैं उनको 20 GB की वर्चुअल मशीन दे सकता हूँ इस केस में? नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 12 GB रैम है, मैं नहीं दे सकता। तो करेक्ट। तो अगर मुझे 20 GB की वर्चुअल मशीन देनी है तो क्या करनी पड़ेगी, मुझे अपना फिजिकल सेटअप बढ़ाना पड़ेगा, और फिजिकल सेटअप बढ़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। चलो, अब कहीं ना कहीं मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम क्या आती है? अगली प्रॉब्लम ये आती है कि जब मेरा कस्टमर मेरी VMs को यूज करता है तो पता लगता है कि यूज करते करते बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि मेरे लैपटॉप का पावर चला गया, फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे UPS लगानी पड़ेगी अपने सिस्टम के पास में। राइट। तो UPS लगाने के लिए पैसे चाहिए, और ऐसा तो नहीं कि 1-2 कस्टमर होंगे, बहुत सारे कस्टमर होंगे। चलो, मैंने UPS लगा के ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अगली प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरा कस्टमर सिंगापुर मूव कर गया। अब सिंगापुर से बैठ के जब VM एक्सेस करता है तो उसने कंप्लेन क्या करनी है, आपकी लेटेंसी बहुत ज्यादा हाई आती है। इंडिया में तो फास्ट एक्सेस होता है, बट बाहर की कंट्री में जाने के बाद लेटेंसी हाई आती है, ये कंप्लेंट्स आती है मेरे पास। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे सिंगापुर में भी ऐसा एक लैपटॉप रखना पड़ेगा और ऐसी सेटिंग लगानी पड़ेगी कि जब मेरा कस्टमर सिंगापुर मूव करे तो उसको सिंगापुर के डेटा सेंटर से रिस्पॉन्स हो जाए। ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। क्लियर? तो ये सारी चीज करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं भी इनकी तरह बन सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है
कि एचसीएल ने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि एचसीएल के पास उतने पैसे नहीं है कि वो एक्स्ट्रा डेटा सेंटर लगाए। विप्रो ने क्यों नहीं किया, उनके पास नहीं है इतने पैसे। अमेजोन ने क्यों किया, क्योंकि अमेजोन के पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने पूरी कंट्रियों में डेटा सेंटर लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया और हर एक सर्विस देने को रेडी है जो आईटी इंडस्ट्रीज में नीड होती है। क्लियर? राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही किया एंड गूगल ने भी यही किया। तो अमेजोन का यूआरएल की अगर हम बात करें तो अमेजोन हमें क्या यूआरएल देता है, हमें ये प्रोवाइड करते हैं https://and/aws.amazon.com। क्लियर? चलो, तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ द बिजनेस। ये सिर्फ एक बिजनेस का नाम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब थोड़ा सा हम Amazon के बारे में बात करते हैं। Amazon है क्या? तो Amazon कंपनी की अगर बात करें तो Amazon जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने amazon.com डोमेन के साथ स्टार्टिंग किया था, है ना। और Amazon शुरू में बुक को सेल करते थे, ये लोग का बिजनेस था बुक को सेल करना और बुक सेल करके पैसे कमाना। बुक को राइट भी ये लोग नहीं करते थे, राइटर्स लोग राइट करते थे और राइटर्स अपने बुक को Amazon के थ्रू सेल किया करते थे, तो Amazon को परसेंटेज में पैसे मिलते थे। क्लियर? लेकिन Amazon अपनी कंपनी को ग्रो करने के बारे में सोचा कि अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए, तो Amazon ने क्या किया, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेल करना स्टार्ट किया, जस्ट लाइक किंडल। आपको पता होगा, पीडीएफ बुक को रीड करने के लिए यूज करते हैं, है ना। उसके बाद उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्होंने देना स्टार्ट कर दिए। देन उसके बाद Amazon ने 2003 में प्लान बनाया कि हम कंप्यूटिंग की सर्विस देंगे। 2003 में प्लान बनाया। कंप्यूटिंग का मतलब डेटा प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन की सर्विस हम देंगे। ठीक है। उसके बाद 2004 में इन्होंने सर्विस दे भी दिया, इतना फास्ट ये लोग काम करते हैं। और सबसे पहली फर्स्ट सर्विस थी SQS। Amazon क्लाउड कंप्यूटिंग में जो फर्स्ट सर्विस इन्होंने 2004 में दिया था वो था SQS, सिंपल क्यू सर्विस, सिंपल क्यू स्टोरेज, है ना। तो एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है कि AWS का सबसे फर्स्ट सर्विस क्या था क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो SQS था, सिंपल क्यू स्टोरेज। ठीक है, क्लियर? बट ये 2004 में जो भी सर्विस दे रहे थे ये अनऑफिशियल था, ये कोई ऑफिशियल नहीं था। ये लोग 2006 में ऑफिशियल हुए, 2006 में। तो जब 2006 में ये ऑफिशियल हुए तो इन्होंने अपने डोमेन का सब डोमेन बनाया, और सब डोमेन क्या था, aws.amazon.com, और सब डोमेन के साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ये इनका ऑफिशियल था 2006 में। तो आपने सुना भी होगा कि कई लोग बोलते हैं Amazon 2006 में आया, AWS 2006 में आया, AWS 2006 में आया। तो क्या मिलेंगे, 2006 में ये ऑफिशियल हुए थे, उससे पहले भी ये काम कर रहे थे। क्लियर? देन उसके बाद 2006 से लेकर 2013 तक इन्होंने क्या किया, सर्विसेज में इंक्रीमेंट करते गए। मतलब स्टोरेज की 2006 में S3 दिया, फिर EC2 दिया, फिर लोड बैलेंसर दिया, फिर ऑटो स्केलिंग दिया, लैम्डा दिया। धीरे 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 इन्होंने 2013 तक मोर देन सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया था। 2013 में आके इन्होंने सर्टिफिकेट दिया। तो 2013 से इनकी सर्टिफिकेट स्टार्ट है और आज आपका 2019 आ चुका है और इनके पास टोटल 11 सर्टिफिकेट है। ओके। तो 11 सर्टिफिकेट मतलब टोटल 11 कोर्सेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? राइट। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है वो भी देखते हैं। चलो,
तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है व्हाट इज द AWS, है ना। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो Amazon इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर। तो ये Amazon कुछ भी नहीं है, एक रिटेलर है। आप ये एक दुकान वाला है। हाँ, आप ये बोल सकते हो बड़ा बिग रिटेलर, क्योंकि हर एक चीज ये सेल करते हैं आज की डेट में। और क्या लिखा है, प्रोमिनेंट द क्लाउड प्रोवाइडर, ये प्रसिद्ध क्लाउड प्रोवाइडर पे जाने जाते हैं। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ऑनलाइन रिपोर्ट पता लग जाएगा कि Amazon ने कितना % मार्केट कैप्चर किया क्लाउड कंप्यूटिंग में। देखो ये देखो, कह रहा है वर्ल्ड वाइड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मार्केट शेयर Amazon ने 33% मार्केट को कैप्चर किया अपने पास, माइक्रोसॉफ्ट ने 13, IBM ने 8 एंड गूगल ने 6 एंड अलीबाबा 4 एंड अदर क्लाउड प्रोवाइडर जिसमें ऑरेकल भी आता है 36। तो टोटल क्लाउड प्रोवाइडर आपको 70+ मिलेंगे। राइट। अब देखो थोड़ा सा आगे, अब कह रहा है कि इस कोर्स को करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो AWS फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियल, आपको OS का आइडिया होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स किसी भी OS का आपको आइडिया होना चाहिए। थर्ड, नेटवर्किंग एंड IP एड्रेस, सबनेट, लोड बैलेंसर एक्सेट्रा। बंदे को आइडिया होना चाहिए कि नेटवर्किंग क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, सबनेट्स क्या होते हैं, लोड बैलेंसर्स क्या होता है, DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है। जरूरी नहीं है कि बंदा उस पर काम करे, बट एटलीस्ट इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए, बेसिक बेसिक क्लियर। अगला पॉइंट, वर्किंग नॉलेज ऑफ द वर्चुअलाइजेशन, बंदे को वर्चुअलाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज, बेसिकली वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। फोर्थ, फिफ्थ क्या है, स्टोरेज फंडामेंटल, स्टोरेज फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बंदा सिर्फ स्टोरेज के नाम पे पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ही जानता हो। बंदे को पता होना चाहिए सैन स्टोरेज होता है मार्केट में, NAS होता है, NFS होता है, राइट, स्कैजी होता है, ये सारे पता होना चाहिए उसको बेसिकली। उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, अपडेट विद AWS न्यू फीचर्स, AWS रिलीज 7 to 10 न्यू फीचर्स एवरी वीक। AWS हर वीक 7 से 10 नए फीचर्स लॉन्च करके आपको दे देता है। लेकिन इसकी रिपोर्ट आपको कैसे पता लगेगी कि लास्ट वीक क्या आया था, वो आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्लियर। तो ये चीज आपको याद नहीं रखनी है, आपको ये लिंक पता होना चाहिए। आप अपने ब्राउजर के फेवरेट में लिंक सेव करके रख लीजिए, और कभी टाइम मिले तो आप इस पे एक बार नजर मार लिया करिए, तो आपको आइडिया पता लग जाएगा, अच्छा ये सर्विस नई आई है या इस सर्विस में ये चेंजेस हुआ है। क्लियर। तो ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, AWS सर्टिफिकेशन ट्रैक। AWS सर्टिफिकेशन ट्रैक की तरफ एक बार नजर मारते हैं, तो कितने ट्रैक इनके हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली AWS के पास 4 ट्रैक है। कितने ट्रैक है, 4 ट्रैक है। तो देख सकते हैं ट्रैक नंबर फर्स्ट में फंडामेंटल है, ट्रैक नंबर सेकंड एसोसिएट है, एंड ट्रैक नंबर थर्ड प्रोफेशनल है, एंड ट्रैक नंबर फोर्थ आपका स्पेशलाइजेशन का। क्लियर। तो फंडामेंटल का ट्रैक कौन करता है समझते हैं। तो जो बंदे नॉन टेक्निकल्स होते हैं वो फंडामेंटल ट्रैक से स्टार्टिंग लेते हैं। अब नॉन टेक्निकल बंदा कौन होता है, तो जैसे कॉलेज के बंदे हो गए, आजकल आपको पता है कॉलेज में भी ऐड कर दिया गया है AWS को, तो कॉलेज के बंदों को ये वाला कोर्स डिलीवर किया जाता है, क्लाउड प्रैक्टिशनर। क्लियर। दूसरी चीज, आपको आजकल ऐसी ऐसी कंपनी मिलेगी मार्केट में जो अपने फिनांस वाले बंदे को भी AWS करने के लिए बोलती है, परचेज को भी बोलती है, और HR को भी बोलती है। तो फिनांस कंपनी का फिनांस बंदा, HR एंड परचेज बंदा AWS का कौन सा कोर्स करता है, क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो क्लाउड प्रैक्टिशनर में बेसिक चीजें होती हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, सर्विसेज के बारे में जानकारी दी जाती है, ज्यादा टेक्निकल डेप्थ नहीं होता है। क्लियर। लेकिन जो बंदा ऑलरेडी IT एक्सपीरियंस है, IT इंडस्ट्रीज का जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जैसे आप एक्सपीरियंस हो, या 2 साल या 3 साल एक्सपीरियंस बंदा हो गया, या 1 साल एक्सपीरियंस बंदा भी हो गया IT डोमेन का, वो इस क्लाउड फंडामेंटल से स्टार्टिंग नहीं लेता, क्लाउड प्रैक्टिशनर से स्टार्टिंग नहीं लेता, वो इस वाले ट्रैक से स्टार्टिंग लेता है, एसोसिएट वाले ट्रैक। क्लियर। तो एसोसिएट के ट्रैक में अगर आप देखें तो आपके पास 3 सर्टिफिकेशंस आते हैं, एक AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एक AWS सर्टिफाइड सिस ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर, एंड एक AWS सर्टिफाइड डेवलपर। 3 सर्टिफिकेट आते हैं। क्लियर। तीनों सर्टिफिकेट को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं AWS सर्टिफाइड सिस ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर का क्या जॉब है।
तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अभी अपनी कंपनी में काम कर रहा है लेकिन उस कंपनी का डेटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस में लगा हुआ है, डजंट मैटर, डिपेंड करता है कि बंदे की प्रोफाइल क्या है। अगर बंदे की प्रोफाइल सिस्टम एडमिन की है तो सिस्टम एडमिन प्रोफाइल का बंदा क्या करता है, या तो मॉनिटरिंग कर रहा होगा, या तो कुछ मैनेजमेंट देख रहा होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट देख रहा होगा, या पैच अपडेट देख रहा होगा, मतलब डेली बेसिस के टेक्निकल जॉब्स को देख रहा होता है। क्लियर? राइट। लेकिन अगर आपकी कंपनी मूव कर गई क्लाउड पे, आपकी कंपनी ऑन प्रेमिसेस को छोड़ के क्लाउड पे चली गई है, तो ये डेली बेसिस के जॉब्स आपको आज भी करने हैं, लेकिन ये डेली बेसिस के जॉब आपको क्लाउड के ऊपर करने हैं। तो क्लाउड के ऊपर कैसे मॉनिटरिंग होगी, वहां पर कैसे प्रोसेस मैनेजमेंट होगा, वहां पे कैसे पैच अपडेटिंग करनी है ना, वहां पे कैसे नेटवर्किंग के डेली बेसिस के जॉब्स करने हैं, वहां पे कैसे परमिशंस के डेली बेसिस के जॉब्स करने हैं, तो वो चीजें इस वाले कोर्स में कवर होती हैं। तो अगर बंदा क्लाउड पे टेक्निकल काम करना चाहता है तो उसको ये वाला कोर्स करना चाहिए, सिस ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एंड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटर। आर्किटेक्ट से कैसे डिफरेंट है? बता रहा हूँ, अभी सारा बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया? हाँ जी। तो डेली बेसिस का जॉब कौन करता है? जो बंदे के पास 5 साल का एक्सपीरियंस, जो बंदा 5 साल के नीचे का बंदा होता है, 5 साल नीचे का एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो डेली बेसिस के जॉब्स करता है, राइट? 5 साल से ऊपर वाले बंदे ये काम नहीं करते, वो डिफरेंट काम करते हैं, वो अभी मैं बात करूंगा। क्लियर? हाँ जी। अब AWS सर्टिफाइड डेवलपर ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेवलपर्स हैं वो ऑन प्रेमिसेस में डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन कंपनी तो क्लाउड की तरफ मूव कर गई। तो अब कंपनी ने बोला डेवलपर को कि आप क्लाउड में आपको डेवलपमेंट करना है, मतलब आपको डेवलपमेंट करने के जो एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता था वो एनवायरनमेंट आपको क्लाउड पे जाके लेनी है। तो अब डेवलपर को ये वाला कोर्स करना पड़ेगा। तो ये वाला कोर्स करने के बाद ही डेवलपर क्या करेगा, क्लाउड पे जाकर डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर सकता है अपने लिए। क्लियर? समझ आ गई बात? ये दोनों चीज क्लियर हो गया? अब देखो AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये क्या है? ये उनके लिए होता है जो बंदे के पास ऑलरेडी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 5 इयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो आप अगर एक थोड़ा सा हिंट, एक नजर मारें, तो 5 साल से ऊपर का जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो बंदा टेक्निकल काम नहीं करता, वो बंदा क्या करता है, कहीं ना कहीं टीम लीडिंग कर रहा होगा या कहीं ना कहीं सोल्यूशन आर्किटेक्ट होगा। सोल्यूशन आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए आप सोल्यूशन दे रहे हो, बेस्ट से बेस्ट। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या डेटाबेस कैसे लगेगा, वेब कहाँ लगाना है, एप्लीकेशंस कहाँ लगाना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी करनी है, डेटा मैनेजमेंट कैसे करना है, जस्ट काइंड ऑफ थिंग। क्लियर? आप एक जस्ट एक सोल्यूशन देते हैं और ये काम आपकी टेक्निकल टीम करती है। लेकिन राइट। आपकी कंपनी का डेटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस में है, तो अगर आपकी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपको अगर बोला जाए सोल्यूशन देने के लिए, तो आप सोल्यूशन जो देंगे उसमें जो आपका लॉजिक होगा वो ऑन प्रेमिसेस का होगा। मतलब आप ऑन प्रेमिसेस के हिसाब से सोचेंगे ना कि अच्छा स्विच हमें परचेज करना है, डेटाबेस यहाँ पे लगाना है, नेटवर्क कैसे होगा, तो पूरा का पूरा लॉजिक आपका कैसा है, ऑन प्रेमिसेस को लेकर है। क्लियर? लेकिन आपकी कंपनी तो क्लाउड पे चली गई है, तो अब आपकी कंपनी बोलती है कि हमें क्लाउड पे सेटअप लगाना है। तो अब क्लाउड पे सेटअप लगाने के लिए वहां पर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। तो वहां पर आप तभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे जब आपको क्लाउड के रिसोर्सेस और सर्विसेज एंड प्राइसिंग एंड मैनेजमेंट का आइडिया होगा, है ना? राइट। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का बंदा क्या करता है, आज भी सॉल्यूशंस देता है लेकिन वो क्लाउड को लेकर देता है, क्लाउड पे सॉल्यूशन दे रहा होता है। तो जो भी बंदा सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनता है ना, वो ये वाले कोर्स से होके गुजर चुका होता है, मतलब उसको इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनोगे। अच्छा, सिसऑप्स ऑलरेडी उसको पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको टेक्निकल चीजें पता होंगी तभी तो आप सोल्यूशन दे पाएंगे ना। करेक्ट। तो आप ऑन प्रेमिसेस में सोल्यूशन आर्किटेक्ट कब बने? 5 साल के बाद बने ना, फर्स्ट साल में तो नहीं बन गए। तो सेम तरीका है। ठीक है। तो टेक्निकल, ये कोर्स में क्या होता है, टेक्निकल चीजें होती हैं। ये वाले कोर्स में क्या होता है कि टेक्निकल विद आर्किटेक्चर। तो टेक्निकल भी आप पढ़ते हो, विद आर्किटेक्चर भी पढ़ते हो, डिजाइनिंग भी पढ़ते हो। ओके। क्लियर? हाँ जी। तो समझ में आ गया सोल्यूशन आर्किटेक्ट किसके लिए होता है। हाँ चलो जी। अब देखो इन्होंने नेक्स्ट ट्रैक क्या बनाया, प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल किसके लिए है?
अगर आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, एसोसिएट का बंदा अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, तो वो क्या है, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल में इनके पास 2 सर्टिफिकेशन है, एक एडब्ल्यू सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल एंड एक क्या है, एडब्ल्यू सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर। क्लियर? अब देखो, डेवऑप्स इंजीनियर जो होता है उसके प्रोफाइल में भी कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स होता है, मतलब वो उसका जो जॉब होता है वो भी टेक्निकल्स होता है डेवऑप्स इंजीनियर का। क्लियर? तो अगर डेवलपर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो वो लोग डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं। तो आपको पता होगा आजकल डेवलपर भी डेवऑप्स की तरफ जा रहा है और सिस्टम एडमिन का बंदा भी डेवऑप्स की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो इन दोनों का नेक्स्ट लेवल ये हो गया। लेकिन सोल्यूशन आर्किटेक्ट का नेक्स्ट लेवल होता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। क्योंकि अगर सोल्यूशन आर्किटेक्ट का बंदा अगर डेवऑप्स की तरफ चला गया तो प्रमोशन की जगह डिमोशन कहला जाएगा, क्योंकि यहां पे भी आके फिर वो टेक्निकल काम ही करेगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का बंदा जो कल तक अपनी टीम को सोल्यूशन दे रहा था, अब वो अपना उसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है, प्रोफेशनल। और जब वो प्रोफेशनल बन जाता है तो वो अपनी टीम को सोल्यूशंस नहीं देता, वो क्लाइंट्स को सोल्यूशन देता है और क्लाइंट से प्रोजेक्ट उठा के लाके आपकी कंपनी को देता है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ तो जी। मान लो आज आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट बन जाते हो, तो आप क्या करोगे, आप अपनी लोकल टीम को सोल्यूशन दे रहे होगे, लेकिन आप कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो फिर आप अपनी टीम को सोल्यूशंस नहीं दोगे। आप क्या करोगे, अपनी बिजनेस टीम के साथ क्लाइंट से मीटिंग पे जाओगे और मीटिंग में जब आपका क्लाइंट कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वहां पर आप रिस्पॉन्स करोगे। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, तभी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा आपकी कंपनी को। करेक्ट। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का प्रोफेशनल का जॉब्स क्या होता है, प्री सेल का जॉब होता है। प्री सेल तो क्लियर होगा आपको, प्री सेलिंग। राइट, राइट। तो प्री सेल का जॉब इसको मिलता है। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए और बहुत ही वेल नॉलेज बंदा होना चाहिए, जिसको इन सब का आइडिया होना चाहिए, बेसिक बेसिक। क्योंकि क्लाइंट्स आपके किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप कर ले कोई भरोसा नहीं। और और डेवऑप्स में आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं नहीं, होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके। डेवऑप्स की हम बात करेंगे बाद में अभी, ठीक है? चलो, इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइजेशन के कोर्स है। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी ओरेकल कंपनी के अंदर अपना लोकल डेटा सेंटर लगा है तो आपको एक चीज क्लियर होगा कि नेटवर्क की एक्सपर्ट टीम होगी, सिक्योरिटी की अलग से टीम बैठी होगी। क्लियर? ठीक इसी तरीके से अगर आपका पूरा का पूरा सेटअप क्लाउड पे लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्पेशलाइजेशन में एक कोर्स है AWS सर्टिफाइड एडवांस नेटवर्किंग। तो एडवांस नेटवर्किंग में क्या होता है, देखो कि यहाँ पर आप एडवांस लेवल की नेटवर्किंग पढ़ते हो, जो आप क्लाउड में जो आपका डेटा सेंटर है उसकी पूरी नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नेटवर्किंग पढ़ाई जाती है, बट सबसे हाई लेवल की नेटवर्किंग आपकी यहाँ पे होगी जो एंड में जाके खत्म हो जाता है। क्लियर? हाँ जी। इसी तरह से सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन है। अगर आप आपका डेटा सेंटर AWS पे लगा हुआ है तो वहां पे भी डेटा सेंटर को सिक्योर करना है, तो सिक्योरिटी यहाँ पर भी पढ़ाई जाती है, बट हाई लेवल की सिक्योरिटी आपको एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे होती है। क्लियर? तो इसी तरीके से देखो बिग डेटा का भी है एंड मशीन लर्निंग और एलेक्सा। तो टोटल इनके पास 4 ट्रैक हैं, चार में ट्रैक पूरे ट्रैक में से 11 सर्टिफिकेशन है। और हम जो कोर्स कर रहे हैं वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है। तो हमारे ये वाले कोर्स में ये वाला पार्ट पूरा कवर होगा और ये वाला पार्ट भी 40% कवर होगा, क्योंकि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट तभी बन पाओगे जब आपको इसका और इसका आइडिया होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो, अगर हम थोड़ा सा नजर मारे टॉप बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला कॉस्ट। तो कॉस्ट को लेकर आपको बेनिफिट्स होता है, क्या लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट द कैपिटल एक्सपेंसिव ऑफ द बाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, setting up the और running on-site data center, the rack of servers, the round-the-clock electricity, power and cooling। संजय, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड में ठीक है ठीक है।
हाँ जी, सॉरी। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, चलो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करने का जो टॉप बेनिफिट्स होते हैं वो बात कर रहे हैं हम। जैसे कॉस्ट को लेकर बेनिफिट्स होता है ना, कॉस्ट को लेकर क्या बेनिफिट्स होता है। फॉर एग्जांपल, ऑरेकल कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया, अब उस प्रोजेक्ट के लिए डेटा सेंटर लगाना है। तो सबसे पहले अगर आप ऑन प्रीमिसेस में डेटा सेंटर लगाते हैं तो आपको रैक खरीदने पड़ेंगे, सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट बहुत ज्यादा अपफ्रंट कॉस्ट लग जाते हैं ऑन प्रीमिसेस। क्लियर? कूलिंग सिस्टम, पावर वगैरह आपको देने पड़ते हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? लेकिन क्लाउड में आने की बाद आपके अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर आपसे कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लेते हैं। आपको बोलते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप कर सकते हो, सिर्फ हम आपसे यूज केस के पैसे लेंगे। मतलब जितना आप रिसोर्सेज को यूज करेंगे उसके पैसे हम ऐसा रेंट के हिसाब से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को लेकर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड में क्या है, देखो कि अगर मान लो ऑरेकल कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया, अब प्रोजेक्ट क्लाइंट ने क्या बोला कि ये प्रोजेक्ट्स आप कितने दिन में स्टार्ट कर दोगे। ऑरेकल ने बोला 3 मंथ। क्यों बोला 3 मंथ? क्योंकि एटलीस्ट सेटअप लगाने में 3 महीने तो लगना ही लगना। ये तो मैंने मिनिमम बताया, 6-6 महीने लग जाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर क्लाउड पे आकर आप प्रोजेक्ट लगाओ तो आपको विद इन अ डे हो जाता है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कह रहे मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आर प्रोवाइड सेल्फ सर्विस एंड ऑन डिमांड, so even vast amount of computing resources can be provisioned in a minute, typically with just a few mouse click and given the business। क्या मतलब है इसका? कि आप सेल्फ से क्रिएट कर सकते हो, ऑन डिमांड के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, वो भी कुछ माउस क्लिक से ही आपका पूरा का पूरा सेटअप लग जाएगा। तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप उनको 1 हफ्ते का टाइम देके उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं रहा कि आप 3 महीने का टाइम ले रहे हो या 6 मंथ का टाइम ले रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लोबल स्केल। तो ग्लोबल लेवल पे आप इसको स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हो। जैसे कि आपने अपने क्लाइंट्स का डेटा सेंटर अभी सिंगापुर पे लगाया, आपका क्लाइंट्स मूव होकर यूके चला गया, आपके क्लाइंट्स ने आपसे बोला कि डेटा सेंटर को शिफ्ट करना है यूके में। तो पहले बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि ऑन प्रीमिसेस में सब कुछ होता था, लेकिन अब आप इसको ग्लोबल लेवल पे स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा? प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये लोग रिकमेंडेड करते हैं कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मुझे ऑरेकल कंपनी को एक प्रोजेक्ट आया है ना। अब ऑरेकल कंपनी अगर उस प्रोजेक्ट के लिए डेटा सेंटर ऑन प्रीमिसेस में लगाती है, सबसे पहले ऑरेकल कंपनी के पैसे वेस्ट होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, वेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए। तो मान लो 2 करोड़ रुपए उन्होंने डेटा सेंटर के इन्वेस्ट कर दिए। अब कल को बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा, वो क्लाइंट्स कंटिन्यू कर रहा नहीं कर रहा, अगर कंटिन्यू नहीं किया तो आपका कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपके लॉस हो जाते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास प्रोजेक्ट्स आया, आपने क्लाउड पे सेटअप लगाया, आपके कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगे, आपका क्लाइंट्स आपके साथ 6 महीने तक कंटिन्यू करता है। 6 महीने के बाद अगर क्लाइंट आपके साथ डिस्कनेक्ट भी करता है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने भी रिसोर्सेस वहां से डिलीट कर दिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में भी आपको कोई इशू नहीं आता है क्योंकि ये डे बाय डे बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं कि परफॉर्मेंस कस्टमर को हाई लेवल की दें। अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई रिसोर्सेस आप तक एक्सेस हो रही है 10 मिली सेकंड में, तो ये कोशिश करते हैं हम कस्टमर को 5 मिली सेकंड में वो प्रोवाइड कर दें, 2 मिली सेकंड में प्रोवाइड कर दें। तो जस्ट लाइक परफॉर्मेंस में ये लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं। क्लियर? ऐसी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स डेटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस continuously easier, less expensive because the data can be mirrored at a multiple redundant site of the cloud provider network। इसका मतलब क्या है कि आपको रिलायबिलिटी मिलती है, आप डेटा को एक बार कॉपी करते हैं, ये लोग उसकी मिररिंग करके रखते हैं डिफरेंट जियो लोकेशंस में, जिससे कि अगर इनका एक डेटा सेंटर में कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है तो आपको सेकंड डेटा सेंटर से ये डेटा प्रोवाइड कर देंगे। तो डेटा को लेकर कोई भी इशू हमें नहीं आती। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लाउड सर्विस मॉडल। तो क्लाउड सर्विस मॉडल में देखो 3 सर्विसेज हैं यहाँ पर, AWS,
एंड PWS एंड SaaS। IWS का मतलब क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। PaaS का मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड SaaS का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। करेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऑरेकल कंपनी AWS पे जाना चाहती है, लेकिन ऑरेकल कंपनी क्या बोलती है कि मेरे पास अपना लाइसेंस है, मेरे पास अपना OS का लाइसेंस है, मेरे पास अपना एप्लीकेशन का लाइसेंस है, मुझे सिर्फ AWS से क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। तो आप AWS से सिर्फ एक इंफ्रा लोगे, मतलब एक हार्डवेयर लोगे, OS आपका होगा, एप्लीकेशंस आपके होंगे। तो यहां पर आपने AWS से एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ली है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा हमें ये होता है कि हम AWS को सिर्फ इंफ्रा के पैसे पे कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन हमारा ही होता है। क्लियर? मतलब जैसे हम वर्चुअल मशीन मैं उनसे ले लूंगी, लेकिन हम्म, ओएस मेरा होगा, उस पे जो एप्लीकेशंस चल रही हैं वो मेरी अपनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ओएस पे जो अपडेट्स वगैरह इंस्टॉल होंगे या वो सब होंगे आपकी वो भी। वो सब फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टोरेज को अपग्रेड चाहिए या कुछ चाहिए, वो एडब्ल्यूएस वो देखेगा। AWS देखेगा। ओके। ठीक है। ओके। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझे तो आप याद करो, आपने लैपटॉप परचेज किया होगा, या बहुत सारे लोग मार्केट से लैपटॉप खरीदते हैं ना। तो हम जब लैपटॉप लेने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि शॉप वाले को कि हमें एक ब्लैंक लैपटॉप दे दो, मतलब डॉस का लैपटॉप दे दो, हम OS के साथ नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं? करेक्ट। हमारे पास OS है, और हम OS का हम्म। कॉस्ट हम बचा लेते हैं, 5,000 6,000 जो भी करेक्ट करेक्ट है करेक्ट। ना। हाँ जी। ऐसी पैस पैस बोले तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि ऑरेकल कंपनी ने AWS से क्या बोला कि हमें इंफ्रा के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोग ही इंस्टॉल करके दे दीजिए, हमारे पास ऐसी कोई टीम नहीं है जो OS को इंस्टॉल करना जानती हो। ओके। तो इस केस में आपने AWS से क्या लिया? इंफ्रा के साथ साथ प्लेटफॉर्म ले लिया। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पर इंफ्रा और OS का पैच अपडेट AWS देखेगा, उस OS के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशंस की प्रॉब्लम आप देखोगे, करेक्ट। एप्लीकेशन का वर्जन में। क्लियर? हाँ जिस जी। तरीके से आपने लैपटॉप लिया तो आपने बोला भैया विंडो 10 भी डाल के दे दो, तो विंडो 10 का कॉस्ट 5,000 उसने जोड़ देता है। सेम तरीका यहाँ पर भी। राइट। सॉफ्टवेयर मत सैस बोले तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सैस के केस में क्या होता है कि हमने AWS को बोला कि हमें इंफ्रा भी चाहिए, विद OS भी चाहिए, और हम ये वाली एप्लीकेशन यूज करते हैं जस्ट लाइक जावा 4.6। तो जावा 4.6 आप ही दे दीजिए। तो AWS क्या करेगा? इंफ्रा OS विद एप्लीकेशंस आपको देगा। तो यहाँ पे इंफ्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी AWS की है, OS की भी उसी की है, एंड एप्लीकेशन वर्जन की भी उसी की है। आप जैसे सिर्फ गूगल ड्राइव है फॉर एग्जांपल। गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारा एग्जाम्पल है। राइट राइट। क्लियर? चलो, हाँ जी। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये देखो, एक मैंने डायग्राम बनाया है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो हम पूरा का पूरा इंफ्रा क्यों लगाते हैं? अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए लगाते हैं। क्लियर? तो अगर आप अपनी एप्लीकेशंस को ऑन प्रेमिसेस में रन करें तो आपको स्टार्टअप यहां से लेना पड़ता है। नेटवर्किंग आपको फर्स्ट करनी पड़ेगी, स्टोरेज आपको करने पड़ेगा, सर्वर्स आपको पहले लगाने पड़ेंगे, वर्चुअलाइजेशन आपको लगाने पड़ेंगे, देन आप OS लगाएंगे, देन मिडिलवेयर, रन टाइम एंड डेटा एंड एप्लीकेशन, तब जाके आपकी एप्लीकेशन चलती है। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? हाँ जी। हाँ जी। अब देखो, एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें इतनी सारी चीजें सेटअप करनी पड़ी है ना। अगर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्लाउड की साइड आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करते हैं, तो आपको नेटवर्किंग नहीं करनी, स्टोरेज नहीं करना, सर्वर्स आपको नहीं लगाने, वर्चुअलाइजेशन आपको नहीं करना, आप OS से स्टार्टअप लेते हो। देख रहे हो? क्लियर? आप OS से स्टार्टअप ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है। राइट। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे अपना एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो आपको देखो, नेटवर्किंग नहीं करना, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, OS, मिडिलवेयर, रन टाइम, आप डेटा मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन देखते हो बस। इसी तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरफ आ जाओ तो आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते। तो ये आपका एक चार्ट है जिससे आप समझ जाओ, ये इंटरव्यू का पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं। चलो,
तो आज मैं ना यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, और कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट, और कल से हमारी लैब भी कल से स्टार्ट होगी। क्लियर? हाँ, ओके चलो, ठीक है, सेम टाइम। सेम टाइम रहेगा। और कोई क्वेश्चन है क्या आपको इसमें? नहीं नहीं। चलो, तो ये वीडियो मैं आपको ना अपलोड आपके ईमेल पे सेंड कर दूंगा, और ये डॉक्यूमेंटेशन भी सेंड कर दूंगा। हाँ जी, थैंक यू। ओके। बाय। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। हाँ जी।